चर्चा में हर सब्जी खुद को सर्वश्रेष्ठ मान रही थी और उसका कारण भी बता रही थी। आलू ने गर्व के साथ कहा कि यह सभी सब्जियों में सबसे अच्छा है क्योंकि इसे उबालकर, भूनकर और मसलकर विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन जैसे समोसा, पकोड़े, वड़ा पाव, सैंडविच आदि तैयार किए जा सकते हैं। ये सुनकर प्याज ने कहा, इनमें अधिकांश व्यंजनों में आप मुझे पा सकते हैं क्योंकि मैं एक आवश्यक सामग्री हूँ। जन्मदिन की पार्टी के व्यंजन मेरे बिना नहीं बन सकते। ये सुनकर गाजर ने खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया क्योंकि यह गाजर के हलवे का मुख्य घटक था जो आयुष का पसंदीदा व्यंजन था और कल भी परोसा जाएगा। गाजर ने आगे बताया कि इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और इसमें आलू प्याज की जरूरत नहीं पड़ती। अब बारी है मटर की। मटर ने कहा कि मटर के बिना आलू मटर, मटर पनीर, मटर पूरी, मटर पैटीज आदि नहीं बन सकते। फूल गोभी को पीछे नहीं छोड़ना था। इसमें कहा गया, मैं स्वादिष्ट गोभी पराठे, सूप और सलाद जैसे ज्यादातर व्यंजन बनाने का आदी हूँ। फिर टमाटर यह कहकर अपनी प्रशंसा करता है कि इसका उपयोग स्वादिष्ट ग्रेवी और सॉस जैसे कई व्यंजनों की तैयारी में किया जाता है और सभी प्रकार के व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके आगे पालक ने कहा कि यह सबसे स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है और इसका इस्तेमाल अलग अलग व्यंजन बनाने में भी किया जा सकता है। डॉक्टर भी पालक खाने की सलाह देते हैं, इसलिए हर सब्जी वाले खुद को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे और एक दूसरे से तर्क वितर्क कर बहस कर रहे थे। धनिया सब्जियों का झगड़ा सुन रही थी और अंत में बोली, अरे, मैंने आपकी चर्चा और कारण सुन लिए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी सही बात कर रहे हैं। हर सब्जी के कुछ फायदे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक सब्जी दूसरी से बढ़कर है। हमें इस तथ्य को जानना चाहिए कि हम सभी मानव आहार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। बात कर रही है धनिया। धनिया ने आगे कहा कि सभी सब्जियां एक समान हैं और सर्वश्रेष्ठ होने की चर्चा नहीं होनी चाहिए। धनिया की बातें सुनकर सभी सब्जियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोस्त बन गए और एक दूसरे से माफी मांगी। तभी आयुष अपनी मां के साथ स्कूल से घर लौटा। जब आयुष ने मेज पर सब्जियां देखी तो वह खुश हो गया क्योंकि कल उसकी मां इन सभी सब्जियों का उपयोग करके उसके पसंदीदा व्यंजन बनाने वाली थी। आयुष अपनी मां और सब्जियों के साथ। निष्कर्ष, कहानी बहुत दिलचस्प है और हमें हमारे आहार में प्रत्येक सब्जी का महत्व सिखाती है। हमें अपने भोजन में हर सब्जी खाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हर सब्जी का अपना स्वाद और स्वास्थ्य लाभ होता है। एक समय था जब फल और सब्जियां अलग अलग रहते थे। दोनों में दोस्ती कायम करने में चेरी और शिमला मिर्च का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे, जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले धरती पर टमाटर के रस की नदी बहा करती थी। नदी के इस तरफ था फ्रूट किंगडम यानी फलों का साम्राज्य और दूसरी तरफ था वेजिटेबल किंगडम यानी सब्जियों का साम्राज्य। फ्रूट किंगडम के राजा थे महामहिम आम और महारानी थी चेरी। दोनों की जोड़ी 1 और 0 की जोड़ी थी, अलग किस्म की, अजीब जोड़ी, लेकिन बेजोड़। फ्रूट किंगडम का शानदार क्यूकम्बर पैलेस खीरे से बना था। उसमें केले के खंबे थे और लाल बेर जड़ित खीरे की दीवारें। महाराजा आम जब तरबूज की शानदार अंगूर जड़ी लाल बग्घी में बैठकर प्रजा के बीच आते थे तो सेब, खुबानी, चीकू, केले और बाकी सारी फलों की प्रजा उनका शानदार स्वागत करती थी। नदी के दूसरी तरफ वेजिटेबल किंगडम के महाराजाधिराज थे बैंगन राजा और उनकी महारानी थी शिमला मिर्च। इनका महल भिंडी से निर्मित था जिसमें पत्ता गोभी के बड़े बड़े पर्दे और फूल गोभी के झूमर लटके रहते थे। महाराजा की शाही सवारी कद्दू में मटर की नक्काशी करके बनाई गई थी। महल के दोनों ओर गाजर सिपाही तैनात रहते थे। दोनों अमीर राज्य थे, खुशहाल, खूबसूरत, सुखी और अपने में मगन। बस नदी की सीमा लांघकर कभी किसी ने दूसरे राज्य में जाने की कोशिश नहीं की। पर नारी मन को क्या कहा जाए। एक बार महारानी चेरी जब टमाटर नदी किनारे शहतूत के बागों में घूम रही थी, अचानक उनकी नज़र नदी के पार सेम की बेलों पर पड़ गई। रानी का मन वेजिटेबल किंगडम की सैर को मचल गया। तुरंत हीरा महल पहुंची और महाराज आम से मन की बात बताई। बैंगन राजा को महारानी कैप्सिकम की बात जंच गई। तुरंत अपने सेनापति टिंडे को नदी किनारे भेजा। चेरी रानी का काफिला वहां पहुंच चुका था। सेनापति अमरूद आगे आए और उन्होंने वेजिटेबल किंगडम के सेनापति टिंडे से मुलाकात की। उन्हें बताया कि महारानी चेरी सब्जियों के राज्य में घूमना चाहती हैं। सेनापति टिंडा ये पैगाम लेकर बैंगन राजा के पास गए। बैंगन राजा ने रानी चेरी और उनके सारे लाव लश्कर को पहले दिन जिमीकन के गेस्ट हाउस में रुकाया, जहां मटर के सीक्रेट कैमरे लगे थे। एक दिन तक रानी चेरी और उनके सभी साथियों की सारी गतिविधियां देखने के बाद बैंगन राजा को यकीन हो गया कि महारानी चेरी वाकई दोस्ती का पैगाम लेकर आई हैं। उन्होंने तुरंत महारानी को कद्दू महल बुलाया और उनकी शानदार आवभगत की गई।
महारानी कैप्सिकम भी महारानी चेरी से मिलकर बहुत खुश हुई। एक हफ्ते तक महारानी चेरी वहां रही और विदाई के समय उन्होंने महारानी कैप्सिकम और महाराजा बैंगन को खूब सारे अखरोट, काजू, बादाम और अन्य फल उपहार स्वरूप दिए। बैंगन राजा ने भी महारानी चेरी को मटर, सेम, भिंडी आदि देकर विदा किया। चेरी महारानी ने उन्हें अपने फ्रूट किंगडम आने के न्योता भी दिया। खुशी खुशी रानी विदा होकर वापस फ्रूट किंगडम पहुंची और राजा आम से सारी बात बताई। उस दिन से फलों और सब्जियों में दोस्ती हो गई। टमाटर की नदी पर अरबी का पुल बना दिया गया और दोनों राज्य के निवासी एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। दोनों के बीच दोस्ती की गांठ जुड़ चुकी थी। कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका मिलते ही उन्हें चट कर देता। छोटे जानवर तो प्रायः चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। फॉलो अस। शेयर। बाल कहानी, हिंदी किड्स स्टोरी। विचित्र जानवर। कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका मिलते ही उन्हें चट कर देता। छोटे जानवर तो प्रायः चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। छोटू की बात सुनकर मोटू बोलने लगा, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं। हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करे। छोटू की बात पर मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे वे सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करें तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच लें। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहां गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए, कालू भालू बोला। कालू भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया था। वह उन्हें फांसने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है न कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। छोटू की बात सुनकर कालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंस ही गए। कालू भालू की दोनों टांगें इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि अब वह ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा था। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। कालू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर मोटू और छोटू खरगोश ने उसे यह सबक सिखाने की सोची थी। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसका परिवार बहुत मुश्किल में था क्योंकि वह अपने परिवार को कोई भी सुविधा नहीं दे पाता था।
जिससे उसका परिवार मुश्किल में था, मगर वह तो यही बात सोचता था कि जो भी भगवान करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। ये भी हो सकता है कि भगवान ने उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा जिसे वह वक्त आने पर ही देंगे। एक दिन रात को रामू सो रहा था, तभी वह सपना देखता है कि उसके पास एक जादुई चक्की आती है। वह उस जादुई चक्की से अपने लिए बहुत तरह के सामान मंगाता है, जिससे उसके सामने सभी समस्या खत्म हो रही है। वह जादुई चक्की उनके लिए हर तरह का आटा पीस सकती है। वह भी सिर्फ नाम लेकर ही ऐसा हो जाता था। रामू को सपना बहुत अच्छा लग रहा था, मगर यह सपना कितनी देर तक था ये बात रामू को जब पता चलती है जब उसका सपना टूट जाता है, क्योंकि सुबह होती है वह उठ जाता है। जब सुबह हो जाती है तो रामू उठ जाता है और अपनी पत्नी से यह बात कहता है कि आज मैंने सपने में जादुई चक्की देखी थी, यह चक्की हमारे लिए सभी काम कर रही थी। पत्नी ने कहा कि यह तो सपना है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है, तुम जाग गए हो और इस तरह के सपने सच नहीं होते हैं। सच में हमारी हालत तो बहुत खराब है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। रामू भी इस बात को समझ गया था। रामू अपने काम पर जाता है, मगर वह जादुई चक्की का सपना भूला नहीं था। उसे याद था कि नदी किनारे में उसे वह जादुई चक्की मिली थी। अब रामू को लग रहा था कि शायद हमारा सपना पूरा हो सकता है। वह नदी किनारे पर जाता है, मगर वहां पर कोई भी जादुई चक्की नहीं है। वह उदास हो जाता है, तभी उसे एक नाव आती हुई नजर आती है। इस नाव में तो कोई भी नहीं है। रामू उस नाव की ओर जाता है और कहता है कि इसमें कोई नहीं है, मगर एक चक्की रखी हुई है, इसका मतलब मेरा सपना पूरा हो गया है। वह जादुई चक्की जो मेरे सपने में थी वह यहाँ पर रखी हुई है। वह बहुत खुश हो जाता है, आज उसका सपना पूरा हो गया था। वह उस जादुई चक्की को लेता है और घर चला जाता है। वह पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मेरा सपना पूरा हो गया है, ये जादुई चक्की मुझे मिल गई है। पत्नी देखती है और कहती है कि यह बात तो सच है, ये काम कैसे करती है, क्या तुम्हें पता है? वह आदमी कहता है कि इस जादुई चक्की के सामने जो भी नाम लिया जाएगा उसके बाद वह काम करने लगेगी, हमें जो भी चाहिए ये दे सकती है। मगर पत्नी को इस बात पर कोई विश्वास नहीं था। रामू ने कहा कि हमारे घर में बहुत सारा आटा आ जाए, उसके बाद चक्की चलने लगती है। और बहुत सारा आटा आ जाता है। उसके बाद रामू कहता है कि मुझे बहुत सारी दाल मिल जाए। वह जादुई चक्की दाल भी पीस देती है। आज रामू का परिवार भरपेट खाना खा रहा था। आज उसे लग रहा था कि भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। अब उनके दिन बदलने वाले थे, क्योंकि उन्हें अब खाना मिल गया था। आज उन्हें कोई कमी नहीं था, भले ही उन्होंने धन का लालच नहीं किया था, क्योंकि वह उस जादुई चक्की से अपने लिए खाना ही मंगवाते थे। उन्हें जब भी भूख लगती है वह उस जादुई चक्की से अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर चुके होते हैं। पत्नी भी अब जानती थी कि अब हमें मुसीबत का सामना नहीं करना होगा। उनका पड़ोसी यह सब देख रहा था कि आज उनके पास खाने को सब कुछ है, जबकि ऐसा समय भी था जब उनके पास कुछ नहीं था। जरूर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है। वह भी ये देखने के लिए रात को उनके घर के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह इस बता को जानना चाहता था कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है। वह खिड़की के पास खड़ा हुआ था और देख रहा था एक जादुई चक्की ये सब कुछ कर रही है। उसे विश्वास नहीं होता है, मगर जब वह देख रहा था तो उसे अब यकीन हो गया था कि यह सब कुछ वह जादुई चक्की कर रही है। वह पड़ोसी अब उस जादुई चक्की को लेना चाहता था, क्योंकि वह सब कुछ कर सकती है। वह अपने घर जाता है और कहता है कि हमें ये गांव आज रात को ही छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो वह जादुई चक्की कोई भी ले जा सकता है। उसकी पत्नी कहती है कि यह जादुई चक्की क्या करती है? उसका पति कहता है कि यह सब कुछ कर सकती है, हमें धन भी दे सकती है। वह पड़ोसी उनके घर से वह जादुई चक्की को चुरा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यह जादुई चक्की सब कुछ कर सकती है। वह कहता है कि अब मेरे पास ये चक्की आ गई है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। वह पड़ोसी उस जादुई चक्की को लेकर जाता है। उसे पता है कि अब हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। वह एक नाव से दूसरे गाँव में जा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था, इसलिए वह कहती है कि हमें इस जादुई चक्की से कुछ मांगना चाहिए, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि यह जादुई चक्की काम कर रही है या नहीं। वह पड़ोसी कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होता है, मगर मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा करते देखा था। वह जादुई चक्की से कहता है कि हमें बहुत सारी दाल दे। वह चक्की चलती है और उन्हें दाल देती है, मगर रुकती नहीं है। वह आदमी कहता है कि मुझे पता नहीं इसे कैसे रोकते हैं। उसके बाद वह नाव वजन से डूब जाती है और इस तरह दोनों नाव के साथ डूब जाते हैं और अपनी जान गंवानी पड़ती है, और इस तरह उसको अपने लालच का फल मिल जाता है। कहानी से शिक्षा। इस तरह ये कहानी हमें यही कहती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, और लालच करने से हमेशा अपना ही नुकसान होता है। अक्सर बाघ से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता, पर एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में छोटा सा हिरन ऐसी गलती कर बैठता है जिसके कारण जंगल में रहने वाला बड़ा सा बाघ उसका दुश्मन बन जाता है, जिसे देखते हुए मासूम से हिरन को पल पल अपनी जान सताने लगती है। क्योंकि हम इंसानों की ही बातें जंगल के अन्य जानवरों को भी मालूम है। बाघ से दुश्मनी मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना। बाघ और हिरन की दुश्मनी की मुख्य वजह एक मीटिंग होती है। दरअसल जब एक दिन जंगल में सभी जानवरों की एक मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें जंगल के राजा शेर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह नहीं आ पाता।
और शेर की अनुपस्थिति में वहाँ एक मुखिया की जरूरत होती है जो इस मीटिंग का सही निर्णय ले सकता हो। जब मीटिंग में मुखिया को चुनने की बारी आती है तो सबसे पहले हिरन से पूछा जाता है कि तुम किसे मुखिया बनाना चाहते हो। तो हिरन के सामने हाथी और बाघ का विकल्प रखा जाता है। हिरन कुछ पल विचार करता है और फिर हाथी को इस मीटिंग में मुखिया बनाने का निर्णय लेता है। हिरन की इस फैसले के पीछे एक खास वजह थी। हिरन को लगता था हाथी हर वक्त अपने कामों में व्यस्त रहता है और कभी भी मुझे परेशान नहीं करता, परंतु बाघ जब भी मुझे देखता है तो मेरा शिकार करने के लिए मुझे बहुत दूर दूर तक दौड़ा देता है और शायद ही कभी मैं गलती से भी उसके हाथ लग जाऊं तो वह मेरा शिकार भी कर बैठेगा। बाघ इस भरी सभा में हिरन का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इसलिए हिरन ने ये निर्णय लिया। फिर दूसरी तरफ से अन्य जानवरों को पूछने की बारी आई तो हर कोई हाथी को ही मुखिया बनाने के लिए सहमत होता है। पर बाघ को लगने लगा अगर हिरन बाघ को मुखिया बनाता तो शायद बाकी अन्य जानवर भी उसे ही मुखिया बनाते, इसीलिए बाघ यहाँ से हिरन का सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया। अब बाघ हर वक्त हिरन की जान के पीछे पड़ा रहता, लेकिन कई बार जब बाघ हिरन के शिकार के लिए उसके पीछे भागता तो हिरन मदद के किए भागते भागते हाथी के पैरों के बीच में जाकर बैठ जाता और इस तरह हिरन बाघ के हमले से बच जाता। जंगल के जानवर भी हिरन की हालत को देखकर सोचने लगते हैं कि अगर हिरन उस मीटिंग में बाघ को मुखिया बना देता तो शायद आज बाघ हिरन का दुश्मन नहीं होता और बाघ और हिरन की पक्की मित्रता होती। लेकिन चूंकि हाथी एक शाकाहारी जानवर है और वह हिरन का शिकार कभी भी नहीं सकता, इसलिए हिरन ने गलत निर्णय लेकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है। सीख हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा निर्णय ऐसे लेने चाहिए जिनसे हमें ताउम्र लाभ मिल सके। हमारे द्वारा लिए गए फैसले कहीं भविष्य में दुखदायी ना हो, इसलिए हमें कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सोच विचार करना चाहिए। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था, इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था। वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना ये सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता, इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वह चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता। परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है, परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नज़र एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेजतर्रार कानों की बदौलत बाघ ये बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके।